जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन के बारे में। देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था लायबिलिटी टू रजिस्टर में कि वह कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं, मतलब जिसके अंतर्गत अगर हमारा व्यापार है तो हमको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि 20 लाख वाले के लिए क्या रिस्पॉन्स है, 40 लाख के लिए क्या रिस्पॉन्स है, मैंने बताया था कल की क्लास में। लेकिन इसके अलावा भी कोई ऐसे बिजनेसमैन हैं जो इन सारे कैटेगरी में आते हैं तो उनको भी जीएसटी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होता है। जैसे कि मान के चलिए कि जो 20 लाख वाला इनकम कर, मतलब जो ऐसा व्यक्ति है, जो ऐसा बिजनेसमैन है जिसका व्यापार जो है अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुरम वगैरह में है, तो इसमें जो है इसके लिए मैंने बताया था कि इसके लिए टर्नओवर का लिमिट कितना होना चाहिए, 20 लाख होना चाहिए। यानी कि मैक्सिमम अगर वो 20 लाख रुपए का तक का सेल करता है उसके लिए अनिवार्य कर दिया कि उसको जीएसटी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अगर 20 लाख से कम है तो भी वो कराएगा, या 20 लाख से ऊपर है तो भी वो अपने जीएसटी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराएगा। लेकिन अनिवार्य कर दिया गया कि अगर आप इस स्टेट से बिलोंग करते हैं, अगर आपका टर्नओवर 20 लाख रुपए का है तो आपको जीएसटी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। बाकी इन राज्य को छोड़ करके शेष जो भी राज्य बचा था अपने इंडिया कंट्री में, उसके लिए क्या दिया गया था, 40 लाख रुपया दिया गया था। मतलब कि अगर आपका बिजनेस, मतलब अगर अपनी बिजनेस में टर्नओवर 40 लाख रुपए का करते हैं तो आपको भी अपने बिजनेस में जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। लेकिन ऐसे भी कोई ऐसे बिजनेसमैन हैं जिसका 20 लाख नहीं है, 40 लाख नहीं है, तो क्या आपने वो जीएसटी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा? कराएगा। ऐसे भी बिजनेसमैन हैं जो जिसका जीएसटी में पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं है, जो 20 लाख और 40 लाख की श्रेणी में नहीं आता है, लेकिन अगर वो इतने सारे कंडीशन का अगर वो फॉलो करता है, इतने सारे कंडीशन के अंतर्गत वो आता है, तो उसको भी ये मैंडेटरी है, उसको भी अनिवार्य है कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही कराना होगा। इसके लिए क्या क्या मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन में दिया गया है, ये पूरा आपका स्टेप यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए, कह रहा है कि मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन यानी कि अनिवार्य है रजिस्ट्रेशन कराना। उसके लिए कह रहा है कि उस बिजनेस को भी अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा जो निम्नलिखित कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। मतलब अगर इतने सारे कैटेगरी के अंतर्गत आपका व्यापार आता है तो ये निश्चित है कि आपको भी जीएसटी में के पोर्टल में रजिस्ट्रेशन आपको कराना होगा। इसमें पहला पॉइंट क्या दिया है, तो देखिए इसमें पहला पॉइंट दिया है, अगर कोई पर्सन इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई करता है तो उसे अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा, भले ही उसकी एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट कम क्यों ना हो। इसमें एक शब्द आया है बिजनेस इंटर स्टेट टैक्सेबल। इसका मतलब क्या होगा, मतलब अपने स्टेट के बाहर कोई ऐसा बिजनेस है या कोई ऐसा बिजनेसमैन है या कोई ऐसा पर्सन है जो ऐसा किसी गुड्स या सर्विस को वो सेल कर रहा है, सप्लाई कर रहा है जिस पे टैक्स लगा हुआ है, और वो अपने स्टेट से बाहर किसी दूसरे स्टेट में सप्लाई कर रहा है, तो उसको इंटर स्टेट बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलेंगे ना। तो उस व्यक्ति को भी अपना जीएसटी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, भले ही वो 20 लाख या 40 लाख की श्रेणी में ना आता हो, मतलब उससे नहीं। भले ही उसका बिजनेस 20 लाख रुपए से कम हो या 40 लाख रुपए से कम हो, मतलब उससे नहीं है। अगर कोई ऐसा गुड्स वो बेचता है, कोई ऐसा गुड्स वो सेल करता है जो टैक्सेबल हो, टैक्सेबल का मतलब जिसपे टैक्स लगा हुआ हो, और इंटर स्टेट सप्लाई करता हो, मतलब अपने स्टेट से बाहर किसी दूसरे स्टेट में सेल करता हो, तो ऐसे पर्सन या ऐसे बिजनेसमैन को अपने जीएसटी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ये उसके लिए क्या है, अनिवार्य कर दिया। पहली पॉइंट में किसी को कोई प्रॉब्लम? अब चलिए, सेकंड लिखा हुआ है कि अगर कोई कैजुअल एंड नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है तो उसे भी अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा, भले ही उसकी एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट कम क्यों ना हो। अब देखिए, आपने नाम सुना है कैजुअल और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन के बारे में? आपने नाम सुना होगा प्रवासी। प्रवासी करके लोग होते हैं, प्रवासी। तो अगर कोई प्रवासी है और वो भी अपनी बिजनेस किया है और वो भी ऐसे गुड्स को सेल कर रहा है जो टैक्सेबल है, और वो भी टैक्सेबल पर्सन है, तो टैक्सेबल पर्सन किसको बोला जा सकता है? ऐसे व्यक्ति जो अपना वो प्रोडक्ट सेल कर रहा हो जिसपे वो जीएसटी लगा हुआ हो, उस आदमी को, उस पर्सन को हम टैक्सेबल पर्सन बोल सकते हैं कि वो ऐसा गुड्स बेच रहा है जिसपे वो जीएसटी ऑलरेडी लगा हुआ है, जीएसटी लगा करके वो बेच रहा है।
तो उसको हम टैक्सेबल पर्सन बोल सकते हैं। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है जो प्रवासी है, जो अपने यहाँ का रहने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी अगर वो अपना बिजनेस किया है तो उसको भी अपने जीएसटी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, भले से उसकी एनुअल एग्रीगेट की जो टर्नओवर हो वो लिमिट कम क्यों ना हो। मतलब वो भले से 20 लाख या 40 लाख रुपए में आता हो तो उससे मतलब नहीं है, उसको भी अपने जीएसटी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना ही होगा। ये आपका सेकंड पॉइंट है। और तीसरा क्या लिखा है, कह रहा है कि जो बिजनेस रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म यानी कि आरसीएम के अंतर्गत टैक्स पे करने के लिए लाइएबल हो, उसे भी अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा, भले ही उसकी एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट कम क्यों ना हो। अब देखिए आरसीएम क्या होता है, तो आरसीएम जीएसटी के जस्ट अपोजिट होता है। आरसीएम जीएसटी के जस्ट अपोजिट होता है। जैसे कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपनी जीएसटी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया है और किसी ऐसे बिजनेस से वो अपना सामान खरीद रहा है जो अपनी जीएसटी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, वो अनरजिस्टर्ड है, वो अपनी जीएसटी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। तो अगर ऐसा व्यक्ति है जो अपना जीएसटी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया है और उस व्यक्ति से वो गुड्स मतलब खरीद रहा है जिसका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो उसको भी गवर्नमेंट ये कहता है कि चलो मतलब उससे नहीं है, तुम्हारा अगर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है तो वो जीएसटी भरने का काम तुम ही करोगे, क्योंकि जीएसटी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन तुम ही ने कराया, उससे हमको कुछ लेना देना नहीं। समझ में आ रहा है ना। ये जीएसटी के जस्ट अपोजिट होता है आपका आरसीएम, रिवर्स मैकेनिज्म चार्ज इसको बोला जाता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के नाम से जाना जाता है। ये उसी व्यक्ति पे अप्लाई होता है जो जीएसटी पे करता है, जो जीएसटी के पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन कराया होता है। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो अपने जीएसटी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया है और किसी ऐसे व्यक्ति से वो किसी गुड्स को परचेज कर रहा है जो अनरजिस्टर्ड है, जो अपनी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो इसी को क्या करना होगा, जीएसटी भरना होगा। कौन, जो खरीद रहा है। क्यों, क्योंकि अपना जीएसटी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया है तो इसको जीएसटी नंबर मिला है, और जो कराया ही नहीं है उसको जीएसटी में नंबर कैसे मिला होगा, तो कहां करा पाएगा। लेकिन अगर वो उसी व्यक्ति से खरीद रहा है तो इसके लिए गवर्नमेंट एथराइज करती है कि जीएसटी आप ही को भरना पड़ेगा, जीएसटी वो नहीं भरेगा क्योंकि उसका जीएसटी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं। कोई दिक्कत। चलिए इसके बाद से क्या लिखा है, चौथा पॉइंट कह रहा है कि अगर कोई एजेंट किसी टैक्सेबल पर्सन के आधार पर कोई गुड्स सर्विस सप्लाई करता है तो उसे अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा, भले ही उसकी एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट कम क्यों ना हो। इसमें एजेंट की बात आ रही। जैसे बोला जाता है ना कि अरे यार चलिए आप बिजनेस किए ना, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए मैं बिजनेस में आपकी जिम्मेदारी निभाता हूं और मैं आपके बिजनेस में थोड़ा सा सेल में आपको बढ़वाने की कोशिश करूंगा। तो हमारे बिजनेस में भी एजेंट होते हैं, वो एजेंट कस्टमर को लेकर के आते हैं और तब जाकर के हमारे किसी गुड्स को सेल करवाने का काम करते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा भी है, कह रहा है कि अगर कोई एजेंट किसी टैक्सेबल पर्सन के आधार पे, जैसे मान के चलिए कि हम ऐसे पर्सन हैं जो हम टैक्सेबल है, मतलब हम अपने जीएसटी के पोर्टल पे मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया है और कोई एजेंट के माध्यम से हम किसी गुड्स या सर्विस को अगर हम सेल कर रहे हैं तो उस व्यक्ति को भी अपनी जीएसटी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा, भले से ही उसकी एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट कम क्यों ना। वो भी व्यक्ति लाइएबल है कि वो भी व्यक्ति अपना जीएसटी के पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। और ऐसे बिजनेस में होता नहीं है, बहुत सारे एजेंट होते हैं, अरे ठीक है कोई दिक्कत नहीं, चलिए हम आपका बिजनेस हम आगे लेकर के चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, कस्टमर हम आपको ला करके देंगे, आप अपना बिजनेस तो करिए। ऐसे बहुत सारे एजेंट मिल जाते हैं। तो अगर कोई ऐसा भी बिजनेस है और ऐसा भी बिजनेस अगर आपने किया है तो इसके लिए गवर्नमेंट कहता है कि आपको भी जीएसटी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा, वो भले से ही आपकी एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट कम क्यों ना हो। यानी कि भले से आप 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक 20 लाख कमाते हो, 40 लाख कमाते हो, मतलब उससे नहीं है, उससे कम भी होता हो तो भी मतलब उससे नहीं है। अगर आप इस श्रेणी में आते हैं तो आपको भी जीएसटी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, आपके लिए अनिवार्य कर दिया गया। सब सो रहे हो क्यों, अच्छा नहीं लग रहा है क्या पढ़ाई। अब चलिए अगला क्या दिया है, देखिए अगला लिखा है जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का बिजनेस करते हैं, करा है कि जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का बिजनेस करते हैं
उसे भी अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा, भले ही उसकी एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट कम क्यों ना हो। अब ऐसा क्वेश्चन बनता है कि सर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब क्या होता है? जैसे कि मान के चलिए मैंने कहीं पे अपना ऑफिस खोल लिया, एक इनपुट सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, मैंने एक ऑफिस खोल लिया और वहां पे मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट को ला करके मैंने अपना सेव करके रखा और वहीं से हम सेल करना धीरे धीरे मैंने स्टार्ट कर दिया। नहीं समझे? जैसे कि मान के चलिए हम जो है एक छोटा सा मैंने ऑफिस बनवाया और उसी ऑफिस के माध्यम से बैठे बैठे इंटरनल हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, कोई गुड्स को हम सेल कर रहे हैं, तो एक प्रकार की वो हमारी बिजनेस जो कहलाती है उसको हम इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के नाम से बोलते हैं। मतलब वो जो सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो हम इनपुट एक प्रकार का दे रहे हैं, लेकिन एक जगह मैं बैठा हूं और कस्टमर हमारे पास आ रहे हैं और हम सेल करते जा रहे हैं। ऐसे बिजनेस को इनपुट डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस के नाम से जाना जाता है। मतलब आपको बिजनेस करने के लिए कहीं घूमने की जरूरत नहीं है, आपने एक जगह बैठा है और कस्टमर आपके पास आ रहे हैं और आपसे खरीद करके लेके जा रहे हैं। वही कह रहे हैं यहाँ पे कि ऐसे बिजनेस को हम जो है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का बिजनेस कहते हैं। अगर इस प्रकार का आप बिजनेस करते हैं तो उसे भी अनिवार्य रूप से अपनी जीएसटी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना है, भले ही उसकी एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट कम क्यों ना हो। अगला क्या दिया है? अब ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूं? मन नहीं लग रहा है ना? मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट आने वाली है। अभी जस्ट जैसे ही ट्रांजेक्शन स्टार्ट करेंगे यही सब पूछा जाएगा। जैसे ही ट्रांजेक्शन स्टार्ट होगा ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। अब चलिए इसके बाद से क्या दिया है? अगला दिया है जो बिजनेस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अपना व्यापार करते हैं या ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं उसे अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना है, भले ही उसकी एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट कम क्यों ना। अब ये क्या होता है? ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन सामान कोई परचेज करते हैं तो हमको कपड़े अच्छे लगते हैं तो मैंने ऑर्डर कर दिया फ्लिपकार्ट से, कोई भी प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता है आप सीधे ऑनलाइन कर देते हैं। मीशो ऐप है आपका, अमेजॉन ऐप है, ठीक है। अगर ऐसा सर्विस आपको प्रोवाइड हो रहा है, अगर ऐसा बिजनेस हो रहा है तो उसके लिए भी जरूरी है कि आपको उनको जीएसटी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ये गवर्नमेंट के लाइएबल में है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? जैसे कि मान के चलिए कि आपको कोई प्रोडक्ट, अब इस समय क्या है, बहुत कम ही लोग हैं जो ऑफलाइन मोड में सामान को परचेज कर रहे हैं। आज ज्यादा से ज्यादा आप देखिए तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का ज्यादा मात्रा में प्रयोग किया जा रहा है। आपको कोई भी प्रोडक्ट लेना हो रहा है, आपने मोबाइल पे उसका ऐड देखा और वहीं से आपने उसको ऑर्डर कर दिया, ठीक है। तो ऐसे व्यवसाय को, ऐसे बिजनेस को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के नाम से जाना जाता है। समझ में आ रहा है ना? और ऐसी ऑनलाइन कंपनी आप देखिए बहुत सारी कंपनियां ऐसे चल रही हैं, जैसे आपका फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजॉन हो गया आपका, ठीक है, आपका जो है मीशो ऐप हो गया, ऐसे बहुत सारे हैं जिसका प्रयोग ज्यादा मात्रा में किया जा रहा है ऑनलाइन सामान को परचेज करने के लिए। तो अगर ऐसी भी कोई कंपनी है और अपना बिजनेस कर रही है तो गवर्नमेंट कहता है कि आपको भी अपनी जीएसटी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, भले ही आपका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट कम क्यों ना हो। यहां तक किसी टॉपिक में किसी को कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम है? बोलते नहीं हो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है। अच्छा अभी पूछ रहे हैं, रुक जाओ। चलिए अगला क्या दिया है, देखिए अगला दिया है कि भारत से बाहर की ऐसी कंपनी जो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डाटाबेस एक्सेस की सर्विस भारत के भीतर किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को देते हैं उसे अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा, भले ही उसकी एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट कम क्यों ना। हम लोग किस में आएंगे? रजिस्टर्ड में आएंगे कि अनरजिस्टर्ड में आएंगे? रजिस्टर्ड में आएंगे हम लोग। क्या हम लोग अपने जीएसटी के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कराए हैं? हाँ हम लोग आएंगे। सब कोई अनरजिस्टर्ड है, हम सभी लोग अनरजिस्टर्ड है, क्योंकि ना तो हम लोग का कोई बिजनेस है ना तो कोई हम लोग जीएसटी के पोर्टल पे हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। लेकिन फिर भी आप सोचिए एक ईमेल आईडी आप बनाते हैं तो 15 जीबी का स्पेस आपको मिलता है, मिलता है ना? क्या गूगल की कंपनी फ्री में आपको दे रही है कि नहीं दे रही है? क्या आपने उसमें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराया है? और एक प्रकार की बाहर की कंपनियां हैं जिसमें हम अपने डेटा को सिक्योर करके रख पाते हैं, लेकिन क्या वो डेटा हमारा कहीं आउट होने देता है? फिर भी वो बाहर की कंपनी है लेकिन फिर भी हमारे डेटा को सिक्योर करने का काम करता है, सेव करने का काम करता है। तो ये कंपनियां भी जीएसटी के पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराती है। नहीं तो ये क्या होता कि जैसे कि मान के चलिए कि आप डेटा रखते गूगल ड्राइव में और पता ये चलता कि आपका डेटा कहीं चोरी हो जाता, कहीं लीक हो जाता, फिर आपको कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते।
सोचिए 15 GB का स्पेस एक ईमेल आईडी में मिलता है, क्या हम उसका चार्ज जमा करने जाते हैं? फ्री में ही तो प्रोवाइड हो रहा है। और क्या हम रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हैं अपने बिजनेस में? तो वही बातें इसमें लिखा भी है कि भारत से बाहर की ऐसी कंपनी जो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस की सर्विस भारत के भीतर किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को देती है, मतलब हम लोग अनरजिस्टर्ड पर्सन के अंतर्गत आएंगे, मतलब हम लोगों का भी जीएसटी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं है और हम ही लोगों को ये प्रोवाइड हो रहा है और ये भारत के बाहर की कंपनी है। और जो इतना सारा का सारा आपको सुविधा दे रहा है, गवर्नमेंट करता है कि उसे भी अगर ऐसी प्लेटफॉर्म है तो उसको भी अपनी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा, भले ही उसकी एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट कम क्यों ना हो। आप देखिए वन ड्राइव भी दिया हुआ, वन ड्राइव पे भी अपना अकाउंट बनाते हैं। और इसके साथ साथ आपने सुना होगा डिजी लॉकर, उस पर भी तो हम अपना डेटा रखते हैं। बोलिए। और सबसे सिंपल अगर देखा जाए तो ईमेल आईडी में सोचिए 15 GB का स्पेस मिलता है, अगर 4 ईमेल आईडी आप बना दिए तो सोचिए 60 GB का स्पेस आपको मिला। क्या उतना आपको मिल रहा है? गवर्नमेंट उतना आपको कंपनी दे रही है, क्या इसके लिए आप पैसा दे रहे हैं? लेकिन फिर भी आपका डेटा कहीं से मतलब लीक नहीं होता है, आपका डेटा एकदम सेफ रहता है, गूगल कंपनी सिक्योर करके रखती है। समझ में आ रहा है ना? लेकिन ऐसी भी कोई कंपनी है अगर आपको इतना सारी सुविधा दे रही है, जो भारत की कंपनी नहीं है, बाहर की कंपनी है, फिर भी अगर भारत के अंदर अपना बिजनेस किया है तो गवर्नमेंट कहता है कि आपको भी जीएसटी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। कोई दिक्कत? अब चलिए अगला जो पॉइंट दिया है, अगला जो पॉइंट दिया है आपका नेक्स्ट पॉइंट, चलिए लास्ट यहाँ पे दिया हुआ है ऐसे बिजनेस जो टीडीएस डिडक्ट करते हैं, और टीडीएस का पूरा नाम क्या होता है? टैक्स डिडक्टेड एज सोर्स होता है। टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इसका पूरा नाम होता है। करा है कि ऐसे बिजनेस जो टीडीएस डिडक्ट करते हैं उसे भी अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा, भले से ही उसकी एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट कम क्यों ना। जैसे अपने वहां तो जीएसटी चलता है ना, लेकिन बड़े बड़ी कंपनियों में टीडीएस एक प्रकार का डिडक्ट होता है, टीडीएस लगाया जाता है। ठीक है, तो कोई ऐसी कंपनी है जो टीडीएस डिडक्ट करता है या कोई ऐसा बिजनेस है जो जिसमें टीडीएस डिडक्ट होता है, उसको भी अपनी जीएसटी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। एक प्रकार का ये भी आपका टैक्स होता है टीडीएस। कोई दिक्कत? अब चलिए अगला आपका दिया है टाइप्स ऑफ डीलर। क्या दिया है? टाइप्स ऑफ डीलर। तो डीलर मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पे दिया है डीलर मुख्यतः आपके दो प्रकार के होते हैं। एक आपका दिया है रेगुलर डीलर और एक आपका दिया है कंपोजिशन डीलर। एक आपका आता है रेगुलर डीलर और दूसरा आपका आता है कंपोजिशन डीलर। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है टाइप्स ऑफ डीलर में, कह रहा है कि डीलर को एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर के आधार पर निम्नलिखित दो भागों में बांटा गया। मतलब एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या होता है? मतलब एक साल में वो कितने रुपए का प्रोडक्ट अपना सेल कर रहे हैं, एक साल में वो कितना रुपए अपने बिजनेस में इनकम मतलब जो सेल कर रहे हैं, उसी को तो हम टर्नओवर बोलेंगे। यानी कि 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का जो समय है, उसी को तो हम एनुअल बोल सकते हैं। उसमें एक साल में कितने वो जो है अपने बिजनेस में सेल कर रहे हैं, उसी को हम टर्नओवर बोलते हैं। तो ये सेल के आधार पे, टर्नओवर के आधार पे बिजनेस को यानी कि डीलर को दो भागों में बांटा गया। एक आपका आता है रेगुलर डीलर और दूसरा आपका आता है कंपोजिशन डीलर। अब दोनों में आपको ये समझना है कि किस डीलर को रेगुलर डीलर बोला जाएगा और किस डीलर को कंपोजिशन डीलर बोला जाएगा। किस डीलर को कंपोजिशन डीलर और किस डीलर को रेगुलर डीलर बोला जाएगा। चलिए यहां से हम इसको कल पढ़ाएंगे, ठीक है।